कोविड, फॉरगॉटन फॉरगॉटन कोरोना सफरिंग। हम लोग सब लोग भूल गए हैं। अब कोरोना आया था, अब सब लोग मजे में आ गए हैं। संडे को भी अब खुलने लगा है बाजार। अब धीरे धीरे कहीं सड़क पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। लोग आना जाना भी शुरू कर दिए हैं। वो जो 50 का एक था कि 50 से ज्यादा लोग नहीं हो और 100, वो सब खत्म। चूंकि अब लखनऊ में तो राष्ट्रपति जी आ गए हैं, सब लोग बढ़िया मीटिंग हो रही है। डॉक्टर ऋतुप्रिया जी आ गई हैं। अच्छा, डॉक्टर ऋतुप्रिया जी अगर आ जाए तो मैं उनसे शुरू करूं, क्योंकि आ गए। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू इसलिए कर रहा हूं कि आपके कई रोल हैं। आपका शिक्षक का रोल है, आपका डॉक्टर का रोल है, आपका घर में गृहिणी का रोल है, आपका ये भी देखना, आपको सबको देखना भी है। तो क्या कोविड को हम लोग पीछे छोड़ आए हैं? अब भूल जाना चाहिए कि कोविड कुछ था? नहीं, कोविड के साथ तो अब जीना सीखना पड़ेगा। कोविड तो अब हमारे जैसे और बीमारियां आम रहती हैं वैसे ही हमारे जीवन का हिस्सा अभी कुछ आने वाले सालों में तो स्पष्ट दिख रहा रहेगा, और शायद जैसे और फ्लू और ये सब बीमारियां हैं वैसा ही बन जाएगा। ये बात अभी जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ वैज्ञानिक है, उन्होंने भी कहा है कि भारत में शायद अब एंडेमिक हो रहा है। तो ये तीसरी वेव की जो संभावना की बात हो रही है उससे उलट उनका वक्तव्य है। नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है तीसरी वेव? क्योंकि अब वो भी एक बड़ी मुश्किल चीज है। आपको क्या लग रहा है, आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, अगर और कोई नया वेरिएंट नहीं आ गया तो अभी की हालत में तो नहीं। 5-6 महीने बाद अगर फिर कुछ संभावना बनती, क्योंकि अभी जो सीरो सर्वे आए हैं ICMR के अखिल भारतीय ने दिखाया कि 67% पे एंटीबॉडीज हैं भारतीयों में। तो और वो अगर टेस्ट दिखा रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही उसके बाद होगा, कम नहीं अभी की हालत में। मगर वो 6 महीने तक ही रहती हैं एंटीबॉडीज, तो उसके बाद क्या होगा और अगर कोई वेरिएंट आ गया तो उसका क्या होगा, वो तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे सेकेंड वेव का अनुमान उस रूप में नहीं था। मगर इसके चलते अभी वो एंडेमिसिटी वाली हालत है। एंडेमिक का यही मतलब कि वो आम बीमारी के स्तर पे रहेगा और कहीं कहीं उभरता रहेगा। तो कहीं ये हो सकता है कि ज्यादा कहीं केस हो रहे हों, कहीं कम हो रहे हों, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे केरल में अभी दिख रहा है कि बहुत केस हो रहे हैं और वही ज्यादातर जो ज्यादा केस देश के हैं वो वहीं से आ रहे हैं, मगर वहां पे जो एंटीबॉडी परसेंटेज है वो 44% निकली इस अखिल भारतीय सर्वे में। तो क्योंकि वहां कम एंटीबॉडी है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल आइसोलेशन ज्यादा अच्छा किया था, इसलिए अब उनके यहाँ केस हो रहे हैं। तो इसको हम और कोई नया वेव ना माने, जो देश बाकी देश में वेव हुआ है और वो उसमें डेथ्स को कंट्रोल करके रख पा रहे हैं। मौतें उनके यहाँ वैसे नहीं हो रही जैसे हमने दिल्ली और बाकी उत्तर भारत में देखा। जी। तो ये इस तरह की परिस्थिति जहां पहले कम हुए हैं केस, जैसे नॉर्थ ईस्ट के देशों में के राज्यों में भी, तो उनमें अभी कुछ ज्यादा केस जरूर होंगे, मगर उनको हम सेकेंड वेव, कहीं कहीं तो फर्स्ट वेव की ही तरह, और खासकर जो दूर दराज के गांव वाले इलाके हैं वहां भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉकेट्स हैं जहां वो वायरस अब पहुंच रहे हैं या केस अब पहुंच रहे हैं, तो वो उसी स्थिति में होंगे जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट सेकेंड वेव हुए हैं, और वो पॉकेट्स में होता रहेगा। तो देश में से खत्म तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, और कुछ एक हल्के फुल्के स्तर पे हमारे इलाकों में भी चलता रहेगा, मगर पॉकेट्स में अलग अलग अब उसकी प्रक्रिया चलेगी, और ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये इधर 15-20 दिन में मुझे कई संभ्रांत लोग मिले जो थर्ड डोज ले चुके हैं, यानी बूस्टर डोज उन्होंने ले लिए। अब वो पता नहीं ऑफिशियली परमिसिबल है या नहीं है, क्योंकि अभी तो कंट्री में पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है कि लोगों को थर्ड बूस्टर डोज भी लेने की अनुमति मिल जाए। लेकिन अब जिस भी मीन से लोग ले रहे हैं, बहुत लोग, कई लोग मिल गए, और उनको 4-5, मुश्किल से 4 या 5 महीने हुए होंगे इस सेकेंड डोज के। उससे ज्यादा तो पहले खुला ही नहीं था वैक्सीनेशन। और ये भी कह रहे हैं कि हमने थर्ड डोज से पहले एंटीबॉडी कराया और बहुत कम था, और बूस्टर डोज ले लिया, अब हमारा बहुत अच्छा हो गया है।
तो अभी तक ये बहुत क्लैरिटी तो है नहीं कि इसकी इफेक्टिवनेस कितने दिन तक है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो ये जो चल रहा है, ये कैसे लोग लगवा ले रहे हैं, ये अब खैर हमारे सिस्टम का मिसयूज तो होता ही है। और क्या हम लोग भी मिसयूज की तरफ देखें? आपसे ये पूछना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि वैक्सीन का अब जो भी डेटा है वो ये दिखा रहा है कि फैलने में वो बहुत कम मदद करता है, फैलने को रोकने में। तो केसेस तो होते हैं वैक्सीनेटेड, जो इजराइल है उसने लगभग सबको वैक्सीनेट कर दिया, फिर भी उनके यहाँ थर्ड वेव आया उसके बाद भी। मगर उससे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, सीरियस केस और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स ये सब कम हो जाती है। तो ये फायदा तो वैक्सीन का है। अब उसमें वेरिएंट के बाद से ये इसका असरकारक होना थोड़ा कम हो गया है, खासकर फैलाव के लिए, इन्फेक्शियसनेस के लिए। तो उसके लिए जब उसका पर्पस ही नहीं है, पर्पस सिवियरिटी कम करना है, वो चाहे 2 हो या 3 हो, उससे अभी जो डेटा है वो कोई बहुत फर्क नहीं दिखा रहा। और अगर हमें सबको ये देना है, सबको प्रोटेक्शन करना है कि कम से कम मौतें कम करनी है, तो फिर सबको लग जाए, ये बेहतर है इसके बजाय कि थर्ड राउंड और लोग ले बूस्टर लें। एक बात। दूसरा ये कि उम्र का भी फर्क है असर होने का। और अगर हमको कोई भी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, उसका फायदे और नुकसान का विश्लेषण हर डॉक्टर इलाज देते हुए भी हमेशा करता है, और वैक्सीन तो आप स्वस्थ लोगों को दे रहे हैं, तो ये करना और जरूरी है। कितना बेनिफिट, कितना रिस्क, फायदा और नुकसान को वेग करना। उसमें 30 साल की उम्र से नीचे के लोग, और खासकर 18 साल से नीचे, जो कोविशील्ड वाला है एस्ट्राजेनेका का, उसका स्पष्ट डेटा है यूके का कि आम समय में जब स्पाइक नहीं हो रहा तो बेनिफिट नहीं है, रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है। तो ये 30 साल से कम उम्र के लोगों में लगाना अपने आप में एक सवाल है उस पे, और थर्ड एक्स्ट्रा डोजेज लेना तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा। डॉक्टर रितु, मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैं जैसे एक टर्म हुआ है और उसको काफी प्रोपोगेटेड है, मेडिकल टूरिज्म। मतलब ये कोई नया टर्म नहीं है, मेडिकल टूरिज्म करके प्रमोट भी किया गया है कि तो। और मैं उसका एक छोटा उदाहरण दे दूं, जो टूरिज्म नहीं था। लखनऊ में केजीएमसी है, किंग जॉर्ज मेडिकल, उस समय कॉलेज हुआ करता था, तो यूनिवर्सिटी है। और वहां के ओपीडी में चूंकि 10 पैसे का या 5 पैसे का या 4 आने का पर्चा बनता था, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो चौक की एरिया में रहती थी, उनके घर में आउटिंग यही थी, कहीं भाई बाहर जा ही नहीं सकती हैं। तो चलो इसी बहाने वहां चलते हैं, अब ओपीडी में थोड़ा 1-2-3 घंटा बैठेंगे, बातचीत भी हो जाएगी, डॉक्टर साहब भी देख लेंगे और घर चले आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, जो और मैं भी अपने अगल बगल देखता हूं, ये मेडिकल आउटिंग की बात है। अगर डॉक्टर ने पर्चे लिखे नहीं तो तुम थोड़ा नीचे, जैसे आप मारुति से आ रहे हैं कि आप बड़ी वाली गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ उस तरह की हो जाती है। अच्छा, मतलब इनके कुछ वही नहीं है, इनको कौन सी बीमारी, मेरी जरा बड़ी बीमारी है कि मेरा इतने टेस्ट हो रहे हैं, वो भी क्या प्ले करता है। मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछना चाहता हूं। क्या अब कोरोना के चलते, कोविड के चलते, हमें कैटेगराइज कर देना चाहिए 18 या 20 साल से नीचे की एक कैटेगरी, 20 से 60 एक कैटेगरी, और 60 क्योंकि तीनों का मैं देख रहा हूं अलग अलग वो है। 60 के प्लस वालों का जो भी पोस्ट कोरोना है उसके अलग से होने चाहिए। डॉक्टर ऋतुप्रिया, क्या अलग अलग 3 कैटेगरी में अब हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए? उम्र का तो है ही, जैसा आपने कहा बिल्कुल, यही 45 प्लस, फिर 60 प्लस, और उसके नीचे, और फिर 30 के नीचे। और बच्चों में भी जो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं, जो 6 साल से कम का, उसमें सबसे कम है। और फिर जो सीनियर बच्चे हैं उनमें थोड़ा ज्यादा सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, और फिर उम्र के साथ वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर ऋतु, मैं उम्र का तो एक असर है। डॉक्टर ऋतु, मैं एक बीच में रोक रहा हूँ, वो ठीक से आप बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि हम लोग को है कि बच्चे इससे हो जाएंगे, आपका कहना है कि 6 साल से कम बच्चे सबसे ज्यादा कम इफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। 6 साल से कम बच्चों, अभी का भी जो डेटा है इसमें जो बच्चों में भी अभी जो, जैसे कही थी, अखिल भारतीय जो सर्वे किया गया, 50% में एंटीबॉडीज है। तो उनको जितना भी हम घर में सुरक्षित रखा उसमें है 50%। अच्छा। और मगर सिम्टोमेटिक सबसे कम सबसे छोटी उम्र के पाए जाए कहीं भी दुनिया में, ये कोविड का नेचर ही है। और फिर वो सिम्टोमेटिक उम्र के साथ बढ़ते जाता है प्रोपोर्शन।
तो अभी जो हम स्कूल खोल रहे हैं सीनियर बच्चों के लिए, वो मेरी नजर में इस नजर से है कि 10वीं 12वीं वालों को अपना बोर्ड के एग्जाम देने हैं, ये करना है, इसलिए उनको खोल दें और उनको स्कूल आने दें और लैब का भी काम होता है एटसेट्रा। उस नजर से है, मेडिकल नजर से नहीं है वो। मेडिकल नजर के हिसाब से अगर हमको खोलना है तो प्राइमरी स्कूल को सबसे पहले खोल देना चाहिए। अच्छा, उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट रहता है कि वो बच्चे फिर अपने घर ले आएंगे तो दादा दादी को दे सकते हैं इन्फेक्शन, मगर बच्चों में क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक रहता है और एसिम्प्टोमेटिक सबसे कम इन्फेक्शियस होते हैं, तो ये बहुत कहीं जहां भी खुला है और ज्यादातर देशों में उन्होंने बच्चों को खोल दिया है स्कूल और प्राइमरी वालों को खोला है, वहां पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा इन्फेक्शन स्कूल से आ रहे हैं ऐसा नहीं देखा गया। स्कूल में एक से दूसरों में बहुत ज्यादा फैल रहा है ये भी नहीं पाया गया है। तो प्राइमरी स्कूल को खोल देना मेरी नजर में, अब स्टेजेस में आज दिल्ली में अनाउंस हुआ है कि 10वीं 12वीं का शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, और उसके बाद ग्रेजुअली शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा ये उम्र का ये है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम मॉनिटर ना करते रहें जो भी केस है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है, कुछ पता ही नहीं लगता किसमें ये सीरियस हो भी सकती है। तो 75,000 के करीब तो केस हैं ही बच्चों के जो नोन है सिम्टोमेटिक केसेस, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, मगर प्रोपोर्शंस बहुत कम रहेंगे, और इसलिए ये उम्र के साथ। मगर एक दूसरा है कि उम्र क्या केवल उम्र नहीं है, अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा है, तो मेरे हिसाब से कोविड टाइम में मोटापा कंट्रोल करना एक कोविड प्रिवेंशन भी है। जितना वैक्सीन सीरियस केस बनने में प्रिवेंशन का काम करेगा, उतना ही मोटापा घटाना भी वही काम करेगा। जिसको हार्ट डिजीज, हमारे देश में 60 से नीचे भी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन के ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, तो उनको ये कंट्रोल प्रिवेंशन का उतना ही जरूरी है जितना वैक्सीन जी। और मास्क, और जितना मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके हेल्थ के कई फायदे हैं कि कोविड तो है ही है, कोविड से भी बचाव और बाकी जो स्वास्थ्य के गेन्स होंगे वो भी। जी डॉक्टर साधांशु, आप कुछ पूछें। हाँ, मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया से फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कहते हैं कि जब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो या बहुत खराब कर रहा हो तो दोनों से ही कुछ सीख लेने का रहता है। तो आपको थोड़ा सा यूएसए ले चलता हूँ। तो वहां पे सबसे पहले मोटापे की बात कर दूं, मोटापा शायद वहां हम लोग से ज्यादा ही है। अच्छा, वहां पे अब 70% उनकी कवरेज हो गई है वैक्सीनेशन की, 2 डोजेस की, एज फार एज आई नो 65-70% कवरेज हो गई है। दूसरा, वहां पे ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज एंटी वैक्सर्स भी है, तो शायद उस टाइप का एक ब्लॉक एंटी वैक्सीनेशन इंडिया में कुछ नहीं है, लोग लगवा रहे हैं आराम से मेरे ख्याल से। और नहीं सर, एक मिनट, कैन आई कंटिन्यू? तो और दूसरा, वो वहां पे हेल्थ केयर हमसे काफी बेटर है, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन लोग मर भी रहे हैं। 6 या 7 लाख उनका डेथ काउंट है, और आज की डेट में 1 लाख केस हो रहे हैं वहां रोज के। तो अमेरिका का ये एक्सपीरियंस कैसे देखती हैं आप इंडिया के रेफरेंस में? एक तो वहां उन्होंने जो एंटी वैक्सर्स वाला कह रहे हैं काफी बड़ी तादाद में है जी। अभी, ये तो सेकंड वेव के बाद उनका 60-70 तक आया, नहीं तो 50 पे रुक गया था, और वहां कोई वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं रुका था। हमारे यहाँ तो जैसे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था एक पीरियड में, और फिर धीरे धीरे आया, इसलिए भी कम हुआ है वैक्सीनेशन। वहां पे लोगों ने एक्चुअली तय करके नहीं लिया, ये काफी बड़ी तादाद में। तो एक ये कारण, और वो सिर्फ एंटी वैक्सर नहीं थे, वो एंटी मास्क भी थे, वो एक्टिवली रैलीज और ये सब कर रहे थे। तो ये सब कुल मिला के इसका प्लस उन्होंने यूएस में ये लगा उनको कि वैक्सीनेट हमने काफी कर लिया, अब खोल सकते हैं, तो खोला भी काफी। इंस्टीट्यूशंस को भी, ऑफिसेस को भी, सब खुल गए। और इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेस जो बंद होते हैं और एसी वाले होते हैं, वहां सबसे ज्यादा फैलने की भी चांस होता है। तो उनके कई इस तरह के कारण इकट्ठे मिलके मुझे लगता है ये स्थिति बनी है। जी, हमारे यहाँ ओपन लिविंग ज्यादा है, हमारी कमरे में बंद रहते हैं, बाकी सब खुले का रहता है। हमारे ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस में जरूर खतरा है, इसलिए जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, ऑफिसेज खुलेंगे, उनको ज्यादा वेंटिलेटेड बनाना एक चुनौती होगी, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए आगे के समय के लिए। और वहां पे ये जरूर, जैसे इन्फ्लुएंजा भी है, हमारे यहाँ तो हम इन्फ्लुएंजा को गिनते नहीं,
तो केसेस को हम मॉनिटर ही नहीं कर रहे, डेटा हमारे पास होता नहीं। मगर वहां पे जो है इन्फ्लुएंजा, जिसको हम आम बीमारी मानते हैं, उसके भी 30,000 40,000 मृत्यु हर साल होती है यूएस में भी। तो वो एक ये जो इस तरह का लिविंग का भी फॉर्म है, उसकी वजह का भी एक कारण। जी, मैं डॉक्टर भार्गव आपसे भी जिस जो पुरानी बीमारी डॉक्टर साहब ने कही, उन्होंने लॉन्ग कोविड एक समस्या बन गई है। लॉन्ग कोविड अब एक एंटिटी है दुनिया भर में, जहां स्टीरॉइड्स का बहुत रैशनल ढंग से इस्तेमाल हुआ, वहां भी लॉन्ग कोविड देखा जा रहा है लोगों में, और टर्म ही बता रहा है लॉन्ग कोविड मतलब महीनों तक उसका असर दिखता है। तो स्टीरॉइड का एक हिस्सा तो असर है उस पे, मगर केवल स्टीरॉइड नहीं है उसका कारण। कोविड का नेचर ही है ये लंबा खींचने का और उसकी कई आफ्टर इफेक्ट्स होने का, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ स्टीरॉइड नहीं भी यूज किए गए उस लेवल पे, वहां भी इसको देखा जा रहा है। मैं दो चीजें आ जाऊं डॉक्टर ऋतुप्रिया आपसे एक प्रश्न पूछने से पहले। एक तो कांवड़ यात्रा, ये बिल्कुल डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के निजी विचार हैं। मैं बिल्कुल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, जय श्री राम 4-6 बार बोलना चाहिए, मैं इस विचार का हूं, क्योंकि इनके निजी विचार हैं, ये इस चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, सुबह भी जय श्री राम, शाम को भी जय श्री राम, ये सब डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के निजी विचार हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरी, सब्जी मंडी की बात मैं बता दूं, केवल सोशलाइजिंग नहीं है। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो फिर मुझे घर वापस भी जाना है। कई लोग इसलिए नहीं सब्जी लेते हैं बिग बास्केट कि वो जो बार्गेनिंग है ना, कि इतने में ये दे दो, अच्छा इतने के, वो जो एक आपकी वो है वो पूरी नहीं होती है। जब तक आप वहां मंडी में ना जाइए और जब तक आप सब्जी वाले से थोड़ी वो मत करिए चकल्लस, तब तक शायद वो खुजली नहीं आता। जी मजा नहीं आता। तो वो भी एक कारण है। डॉक्टर ऋतुप्रिया आपसे एक चीज समझनी है, ये बूस्टर डोज कब लगवानी चाहिए? क्योंकि बूस्टर डोज की बात सुधांशु ने जैसी कही कि कुछ जो प्रिविलेज लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवा लिए हैं, बूस्टर डोज कब आपके हिसाब से? अभी बूस्टर डोज का कोई एविडेंस है नहीं कि उससे कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर ये कम असर कर रहा है 2 डोज, क्योंकि वेरिएंट पे असर नहीं करता, तो तीसरे डोज से नेसेसरली वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और आसपास में लोगों में अगर रहेगा ससेप्टेबिलिटी और बढ़ेगा, तो आपको भी उतना ही रिस्क रहेगा। तो ये इंश्योर करना कि सबको आसपास लग जाए वैक्सीन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके बजाय कि आप तीसरा लगवा लें, अभी के एविडेंस पे और अभी जो वेरिएंट है उसके अनुसार। ये चीजें बदलती रहेंगी जैसे जैसे और वेरिएंट आएंगे, पर उसके लिए फिर वही जीन मैपिंग की और सर्वेलेंस की बहुत जरूरत है, वो होता रहे। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात आपने पहले कही थी, मुझे तो नजर आता है कि बहुत लोगों में अभी भी है, और वो इसलिए भी है कि अगर एक भी आपको आपकी जानकारी में कोई है दूर दराज का भी जिसको कोई बुरा असर हुआ है वैक्सीन का, फिर उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहे, कोई चर्चा हो ही नहीं रही ओपनली, तो फिर उससे डर जो बैठता है उसको भी कुछ डील करने की जरूरत है। उस पर एक ट्रांसपेरेंसी की, डेटा को देखने की, वो सब बहुत जरूरत है। जी।